हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में डीसी सर्किट के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ हम एसी सर्किट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये सारे आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक्स हैं और जो है वो बेसिक क्वेश्चंस आप एक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक को एम्पावर करने के लिए भी ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम चाहे आपका यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो आपका गेट हो, चाहे पीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द ईएमएफ इंड्यूस इन इट। ठीक है, तो जब भी हम कॉइल को रोटेट करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो जो कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, तो उसके वेरी करने से क्या होगा, जो फ्लक्स लाइन्स हैं, ठीक है, जो उसको क्रॉस कर रही हैं वो भी वेरी करती हैं और उसकी वजह से जो आपका ईएमएफ है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है। तो अब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, सी पार्ट, कॉन्टिन्यूसली वेरीज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एसी जनरेटर increase in number of turns in the coil increases EMF, decreases EMF, makes the EMF zero, and the last part maintains the EMF at a constant value। तो देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी मशीन में जो EMF होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ टर्न्स के अगर प्रोपोर्शनल होगा तो जो आपका आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, वो कि इंक्रीजेस ईएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट अकर्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स दैट अकर इन 1 सेकेंड इज ऑलवेज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। आपको ये पता होगा कि टी जो होता है वो 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ के लिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी विल बी दी right answer। Next question, the variation of quantity such as voltage or current shown on a graph is known as। ठीक है, तो अगर इसका आंसर की बात करेंगे हम तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, वेव फॉर्म है, पीक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, पीरियड है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, ऑन अ ग्राफ विद एक्स एक्सिस एज अ टाइम अगर आप लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेव फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ए पार्ट इसका आंसर होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि लाइक दिस, लेट्स से देयर इज अ एक्सिस, लेट्स से दिस इज टाइम। ये कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट एक्सिस टाइम हो गई आपकी, डिपेंडेंट एक्सिस मान लीजिए वोल्टेज हो या करंट हो या कुछ भी हो। मान लीजिए हम साइनसॉइडल वेव बनाते हैं। ठीक है, अगर आप साइनसॉइडल वेव बनाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम वेव फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the duration of one cycle known as। ठीक है, किसी भी साइकिल की ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमेशा क्या कहलाता है, वो पीरियड कहलाता है। ये चीज़ आप जानते भी हैं, अगर आप कभी भी एक वेव फॉर्म बनाएं, मान लीजिए लाइक दिस, ठीक है, और ये मान लीजिए साइनसॉइडल वेव फॉर्म है। ठीक है, मान लीजिए आपका टाइम टी है। ठीक है, तो देखिए जो ये साइकिल है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए ये ग्राफ आगे ऐसे चलता है तो देखिए आप इस पॉइंट के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ तक का जो टाइम है इसको हम क्या कहते हैं, एक टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, टाइम पीरियड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीरियड। द नेक्स्ट वन, द रिपीटिशन ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी रिकरिंग एट इक्वल इंटरवल, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका साइकिल। अभी हमने आपको जो ग्राफ दिखाया था उसमें आपने देखा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल था, नेगेटिव हाफ साइकिल था। तो जो आप देख रहे हैं रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के एक साइकिल कंप्लीट होती है और आगे वही साइकिल्स क्या होती हैं, रिपीट होती जाती हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, जिसमें साइकिल्स रिपीट होती हैं उसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ गिवन वेवफॉर्म एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो इसका आंसर जानते हैं आप, होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आपने देखा होगा एक वेवफॉर्म, अगर आपने देखी मान लीजिए साइनसॉइडल है, उसकी जब आप मान लीजिए वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं, V = V max
साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर 0 से नहीं है तो आप +5 कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइनसॉइडल वेव को। अगर आप इसमें टाइम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपको वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी एट दैट इंस्टेंट। इसीलिए इस वैल्यू को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम 0 वैल्यू इज नोन एज। देखिए, अगर आप ग्राफ बनाएं, ठीक है, एक साइनसॉइडल ग्राफ बनाते हैं, तो अगर देखिए इस ग्राफ में 0 वैल्यू ये है, मान लीजिए ये कहाँ पे है आपका, ये आपका टाइम एक्सिस पे देखिए ये 0 वैल्यू है और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 वैल्यू से लेके इस पीक तक की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैक्सिमा या वी मैक्स, और इसी को कहते हैं क्या आप, पीक वैल्यू। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, पीक वैल्यू, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वेरिएशन बिटवीन द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इज नोन एज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसमें आंसर आपका पीक वैल्यू नहीं होगा, इसमें आंसर होगा आपका पीक टू पीक वैल्यू। क्यों होगा, देखिए अगर मान लीजिए वेव फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, वेव फॉर्म मान लीजिए ये है, ठीक है, और इस वेव फॉर्म को अगर आप देखें तो देखिए इसका जो ये पॉइंट है ये आपको देता है मान लीजिए पॉजिटिव मैक्सिमा, मान लीजिए वोल्टेज है तो वी मैक्स होगा, और ये जो दूसरा आपको मैक्सिमा मिलता है नेगेटिव में, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, माइनस वी मैक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये जो होता है फ्रॉम मैक्सिमम पीक टू मिनिमम पीक, जिसे हम कह रहे हैं मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव, इनको हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। और इसको याद रखिएगा, इसको हम दिखाते हैं वी पी टू पी, ये चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है दिस इज व्हाट, दिस इज पी, पीक वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, आप ये जानते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि वी पीक टू पीक जो होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ओनली पीक वैल्यू। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में काफ़ी पूछे जा सकते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। इन पे शायद क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द पीक वैल्यू एंड पीक टू पीक वैल्यू फॉर अ साइनसॉइडल वेव फॉर्म। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में साइनसॉइडल वेव फॉर्म ही ली थी और वहाँ पे हमें क्या मिला था कि वी पीक टू पीक वैल्यू इक्वल्स टू होता है 2 इंटू पीक वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो हमारा कौन सा आंसर सही होता है, दैट आंसर इज सी, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पीक टू पीक वैल्यू इज 10 वोल्ट कैलकुलेट द पीक वोल्टेज। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है हमें, अगर आप यहाँ देखें तो गिवन क्या है, वी पीक टू पीक इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ये कह रहे हैं 10 वोल्ट है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पीक वोल्टेज। तो आप जानते हैं सिंस वी पीक टू पीक इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी पी, यहाँ पे 10 पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 2 इंटू वी पी। यहाँ से आपको पीक वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलेगी, 10/2 मीन्स 5 वोल्ट। सो 5 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। सो लास्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पीक वोल्टेज इन 9 वोल्ट कैलकुलेट दी पीक टू पीक वोल्टेज। सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, यू नो वी पीक टू पीक इक्वल्स टू 2 इंटू वी पीक। तो देखिए यहाँ से आपको जो वैल्यू दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है आपको 9 वोल्ट, क्या दिया है आपको, वी पीक। तो 2 इंटू 9 कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 18 वोल्ट विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज सी पार्ट, ओके। Moving to next question, what is the type of current obtained by finding the square of the current and then finding their average and then finding the square root। देखिए आप जानते हैं कि कभी भी अगर आप पहले किसी करंट से, मान लीजिए आपके पास I1 स्क्वायर, उसका स्क्वायर करते जाइए, आप सबका स्क्वायर कर दीजिए और उनका एवरेज ले लीजिए, मान लीजिए I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, और इस तरह से आपने ऐड किए मान लीजिए IN तक, ठीक है। उनका एवरेज लिया तो बाई एन किया, अगर उसको फिर आप अंडर रूट लेते हैं, उसका मान लीजिए स्क्वायर रूट लेते हैं, इसे कहते हैं क्या, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है।
पहले आपने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर मीन किया, फिर रूट किया, तो इसे क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका आरएमएस करंट। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रेक्टेंगुलर वेव एवरेज करंट इज। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हमेशा याद रखिएगा कि आरएमएस वैल्यू जो होती है आपकी, आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एवरेज वैल्यू, ग्रेटर देन द एवरेज वैल्यू। लेकिन एक केस ऐसा होता है जिसमें ये वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ लेकिन आप याद रखेंगे, अगर कभी साइनसॉइडल के लिए है या किसी और वेवफॉर्म के लिए आता है तो ये वहाँ पर वैलिड है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेव, देखिए जरा हम रेक्टेंगुलर वेव लेते हैं, मान लीजिए हमने ये रेक्टेंगुलर वेव ली, मान लीजिए टाइम टी है, और ये मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगुलर वेव ली। ठीक है, ये मान लीजिए हमने ले लिया, इसका मैक्सिमम क्या है, वी एम ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें इसकी, ठीक है, एवरेज वैल्यू अगर आप इस वेव फॉर्म के निकालेंगे तो क्या है आपका, मान लीजिए इसका ये है टी और ये 0 से चलता है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, 0 टू टाइम पीरियड, और फंक्शन यानी वी एम इंटू डी टी कर लेंगे आप। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा आपका, वी एम अपॉन टी यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0 टू टी डी टी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यू विल गेट वी एम टी माइनस 0 अपॉन टी। तो बेसिकली जो आंसर आता है आपका वो आता है वी एम, ये आती है आपकी एवरेज वैल्यू। अगर इसकी आप आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इफ यू ट्राइंग टू फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू, तो वो क्या होती है 1 अपॉन टी, 0 टू टी, और फंक्शन का स्क्वायर डी टी। ठीक है, जब इसको लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, वी एम स्क्वायर बाहर ले लीजिए अपॉन टी, 0 टी डी टी करेंगे आप तो टी माइनस 0 ही आएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आपको क्या मिलेगा, वी एम। तो देखिए इस केस में, इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेव, यू गेट द आरएमएस वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू द एवरेज वैल्यू। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होगा आपका, इक्वल टू। ठीक है, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, पीक वैल्यू डिवाइड बाय द आरएमएस वैल्यू। देखिए पीक वैल्यू को ही कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, याद रखिएगा, पीक वैल्यू अगर कहीं लिखी हो, ठीक है, उसी को कहते हैं आप मैक्सिमम भी बोलते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये पूछ लेते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू अगर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये होता है पीक फैक्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर। एक फैक्टर और आप जानते हैं फॉर्म फैक्टर, उसमें क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। लेकिन अगर आप यहां से देख के आप इसका आंसर ए पार्ट लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पीक फैक्टर को ही क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा आप कि पीक फैक्टर को ही क्रेस्ट फैक्टर ही बोलते हैं। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ से बोथ पीक फैक्टर एंड क्रेस्ट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ एसी सर्किट। हमने अभी पार्ट 1 लिया है जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई किया है। आगे हम इसका पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें हम उसकी जो इंपॉर्टेंस है और बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आपको बेटर क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक्स की बात करी है। हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपके बेनिफिट आपको मिलेगा इससे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।